राजस्व व्यवस्था। अब नौकरशाही व्यवस्था थी और वेतन राजकोष से दिया जाता था। तो अब राजकोष में धन कैसे आता, कहाँ से उसकी व्यवस्था की गई, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के प्रमुख साधन थे, जो कि अभी भी इस प्रकार के कर हम लोग सरकार को पे करते हैं। इन करों को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा किया जाता था और इनका लेखा जोखा भी रखा जाता था, जिससे कि उसमें कोई परेशानी ना हो। राज्य में आने वाले जंगलों और खानों पर राजा का अधिकार होता था, तो उनसे होने वाली आमदनी भी राजा को प्राप्त होती थी। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण कराता था, जिससे कि आसानी से कोई भी आक्रमण हो तो उससे लड़ने के लिए उचित मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए जा सके। मेगास्थनीज की नज़र में, तो बच्चों मेगास्थनीज ने अपनी जो पुस्तक लिखी उसमें वहाँ के लोगों के बारे में वर्णन किया कि वहाँ के लोग कैसे थे, उनका कैसा व्यवहार था। तो उसने कहा कि वहाँ के लोग सभ्य थे, वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। अब ताला नहीं लगाते थे इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ चोरी नहीं होती थी। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे, अर्थात झूठ नहीं बोलते थे, झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी के बने होते थे, अर्थात इतना पैसा था सबके पास, सभी लोग इतने समृद्ध थे कि वो अपने महलों को सोने चांदी के बनवाते थे। और मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, उसका क्षेत्रफल 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। उसने बताया कि तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ जगह जगह कुएं खुदवाए गए थे, जिससे कोई भी यात्री कोई भी वहाँ से गुजरे तो उसको छाया प्राप्त हो सके, और पानी के लिए कुएं खोदे थे। तो देखिए इस तरह से मेगास्थनीज ने बताया कि उस समय का प्रशासन कितना अच्छा था, लोग कितना शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करते थे, सभी लोग सभ्य थे, अपनी बातों पर अडिग रहते थे, अपनी बातों का पालन करते थे। कोई घर पर ताला नहीं लगाता था, जबकि उनके मकान सोने और चांदी के बने होते थे, और कोई झूठी गवाही भी नहीं देता था। राजा ने भी लोगों की सुविधाओं के लिए जगह जगह सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए और जगह जगह कुएं खुदवाए। चंद्रगुप्त के बाद मगध का सम्राट, चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध की सम्राट बने। सम्राट अशोक, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कलिंग की विजय। उसने सोचा यदि कलिंग अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया है, यदि इस तरह से और भी राजा अलग अलग अपना साम्राज्य विस्थापित कर देंगे तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो अशोक ने सोचा कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, तो हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी होगी। तो उसने कलिंग पर युद्ध कर दिया, और इस युद्ध में कलिंग को और उसकी सेना को भारी क्षति हुई। सम्राट अशोक ने अपने सेनापति से पूछा, सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो सेनापति ने कहा लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए।
युद्ध के भयावह दृश्य के परिणाम देखकर सुनकर अशोक बेचैन हो उठा। उसका मन विचलित हो गया। चारों तरफ त्राही त्राही लाशों के ढेर पड़े थे, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया और उसका मन बेचैन हो गया और वो जोर से चिल्लाया, अरे नहीं। और उसने अपने मन की शांति ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब उसे शांति कहीं नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से वो मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसकी शांति तो कहीं खो गई थी। अचानक उसे एक बौद्ध भिक्षुक मिले और उसने उनसे पूछा कि मेरे मन को शांति कहाँ से मिलेगी। तो बौद्ध भिक्षुक ने उससे कहा, अशोक महान से कहा कि यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। तो अशोक को उनकी बात बहुत अच्छी लगी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने ऐसा फैसला लिया जो आम तौर पर कोई राजा नहीं करता है। उसने कलिंग को युद्ध में हराने की बात तय किया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। इस तरह से ये अशोक की आखिरी लड़ाई थी। तो देखा आपने अशोक ने किस तरह से एक महान साम्राज्य स्थापित किया और एक युद्ध का उसके मन और मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने आगे अपने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया।